Hello, my dear students. Welcome to ChemCalibre. So today we are going to discuss next subtopic Faraday's law of electrolysis. बेटा लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना कैसे होता है। उससे रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिए थे। आप सब उनकी प्रैक्टिस करते रहिए बेटा। कुछ और एग्जांपल्स कैरी कीजिए जो पिछले 15-20 साल में पूछे गए हैं, सारे के सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर दीजिए। आज मैं उसका नेक्स्ट पार्ट लेके चलने वाला हूं, फेराडेज लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए फेराडे साहब ने इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड कुछ दो इंपॉर्टेंट लॉ बताए थे। उन लॉ को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि उन लॉ को क्वेश्चंस में अप्लाई हम नहीं करेंगे। यस, डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस में मींस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में उनको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक नई टेक्निक बताऊंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। बट ठीक है, फैराडे साहब की रेस्पेक्ट टू उनके लॉ को डिस्कस जरूर कर लेते हैं। देखो फर्स्ट लॉ क्या दिया था, दो लॉ दिए थे बेटा उन्होंने। तो फर्स्ट लॉ क्या था, बहुत ही सिंपल सी बात उन्होंने बोली कि किसी भी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हो रही है, किसी भी सेल में आप करंट पास करा रहे हैं, मींस चार्ज पास करा रहे हैं, तो किसी भी सब्सटेंस का जो मास फॉर्म होता है, जैसे एनोड और कैथोड पे कुछ चीजें बनती है। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया था, फ्यूज्ड NaCl का, तो कैथोड पे सोडियम बन रहा था और एनोड पे क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। सो मैंने बोलते कि कितना फॉर्मेशन होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सोडियम अगर कैथोड पे बन रहा है या क्लोरीन गैस एनोड पे फॉर्म हो रही है, तो कितना मोल बनेगा या कितना मास बनेगा, उससे रिलेटेड ये फैराडे साहब के दो लॉ हैं यहां पर। सो फर्स्ट लॉ क्या है बेटा कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का जो मास फॉर्म होता है रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, या तो एनोड या कैथोड पर, वो मास सिंपल चार्ज के प्रोपोर्शनल में होता है। मास प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोन इनटू द सेल। अरे बड़ा सिंपल सा लॉ है, ऑब्वियस सी बात है, तो होगा ही होगा। जितना चार्ज फ्लो कराओगे सेल में, उतने ही प्रोपोर्शन में आपका सब्सटेंस का मास फॉर्म होते जाएगा। जैसे सोडियम कितना फॉर्म होगा, प्रोपोर्शनल टू चार्ज। क्लोरीन का मास कितना फॉर्म होगा, दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोन इनटू द सेल, इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो M प्रोपोर्शनल टू Q। यहां पर Q क्या है, चार्ज है। Q इज चार्ज जो आपके सेल के अंदर फ्लो हो रहा है। M is the mass of the substance that is being deposited or liberated। सोडियम कितना बन रहा है, क्लोरीन कितना बन रहा है। अब देखो बेटा, प्रोपोर्शनल साइन को यहां पर रिप्लेस करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के थ्रू। सो क्या बनेगा यहां पर, M इज इक्वल टू, दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड एज Z। दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड एज Z। ये Z क्या है, ये एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, या इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं इसको। इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड है ये आपका। सो दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट या इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट। यूज कुछ भी नहीं करेंगे इसका। अब ये बिल्कुल मत पूछिए कि इसका वैल्यू कितना होता है, कोई जरूरत ही नहीं है बेटा जो है। हालांकि जब न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो वहां पर वैल्यू अपने आप समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं आपको वैल्यू नहीं बताऊंगा इसका। हाँ इतना बता देता हूं, देखो जेड जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये जो कांस्टेंट है बेटा, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये किस पे डिपेंड करता है, जिस सब्सटेंस के मास का आप कैलकुलेशन कर रहे हो उस सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, उस मेटल या उस सब्सटेंस की वैलेंसी पे डिपेंड करता है, बाकी किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, जिस रिएक्शन के थ्रू, एनोड रिएक्शन के थ्रू या कैथोड रिएक्शन के थ्रू कोई भी सब्सटेंस बन रहा है, उस पर्टिकुलर हाफ रिएक्शन, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड रिएक्शन पर डिपेंड करता है कौन सा मेटल पार्टिसिपेट कर रहा है या कौन सा एलिमेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके एटॉमिक मास पर और उसकी वैलेंसी पर डिपेंड करता है। अदरवाइज ये एक कांस्टेंट है। अगर सेम मेटल की बात हो रही है, सेम रिएक्शन के थ्रू अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो Z का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट चलेगा, कांस्टेंट चलेगा।
सो m इज इक्वल टू जेड क्यू। क्यू क्या है? चार्ज है बेटा। चार्ज का फॉर्मूला सभी को पता होगा, करंट इनटू टाइम। वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो यहां पर। सो कंप्लीट इक्वेशन बन जाती है m इज इक्वल टू जेड आई इंटू टी। बड़ा सिंपल सा है। I इज ए करंट, I क्या है? करंट है। एंड टी क्या है? टाइम है। टी है टाइम। टाइम ठीक है, सेकंड में। करंट आप सभी को पता है एम्पियर में यूज की जाती है बेटा, जो आई इंटू टी। और जो चार्ज होता है अल्टीमेटली ये किस में यूज होता है? कूलम में। ऐसा ही सिस्टम यही है ना आपका। सो अल्टीमेटली जो मास यहां से फाइंड आउट होके आएगा वो आपका ग्राम में फाइंड आउट होके आएगा। लेकिन आपको जैसे बताए क्वेश्चन में ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम दूसरे टेक्निक से क्वेश्चन सीखेंगे। सो ये तो फेराडे का फर्स्ट लॉ हो गया कि सिंपल मास प्रोपोर्शनल टू चार्ज, दैट्स इट। अब सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था? सेकंड लॉ के लिए बेटा उन्होंने कंपैरिजन किया कि दो या दो से ज्यादा सेल को आपस में पहले कनेक्ट करा दो। कैसे कनेक्शन में कनेक्ट कराना है? अरे आप सभी फिजिक्स पढ़ते हैं, आप सबको पता होगा दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं, पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज कनेक्शन। सो यहां पर सीरीज कनेक्शन कराना है, पैरेलल कनेक्शन नहीं कराना है बेटा, सीरीज कनेक्शन कराना है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? करंट सेम फ्लो होगा, चार्ज सेम फ्लो होगा, जितनी भी सेल आपस में कनेक्टेड है। सो इसका कंडीशन यही है सेकंड लॉ का। देखिए सेकंड लॉ की सबसे पहली कंडीशन ये है कि दो या दो से ज्यादा सेल्स आपस में अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो क्या होगा? जिससे सेम चार्ज फ्लो हो रहा है या सेम करंट सेम टाइम के लिए फ्लो हो रही है, तो अल्टीमेटली लॉ का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। लॉ क्या है ये भी बताने जा रहा हूं मैं आपको। पहले कंडीशन समझ में आ गई सबको बेटा? सो देखो मैं यहां पर दो सेल्स कनेक्ट करा रहा हूं, यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एज यू नो द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बेटा, जिसमें दो इलेक्ट्रोड पड़े होते हैं। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट इधर मोल्टन स्टेट में या सोल्यूशन फेज में पड़ा हुआ है, कुछ भी अज्यूम कर लो। सपोज यहां पर आपके पास जो है मोल्टन NaCl पड़ा हुआ है, NaCl फ्यूज्ड स्टेट में पड़ा हुआ है। एक दूसरा सेल है मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस दूसरे सेल में कुछ और सोल्यूशन अज्यूम कर लीजिए, कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट अज्यूम कर लीजिए। सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा दिस इज फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है। अब इन दोनों सेल को सीरीज में कनेक्ट कराना है। देखना बेटा सही से कि सीरीज में कनेक्शन सही है या कुछ मैंने गलती तो नहीं करती। आप सब फिजिक्स पढ़ते हैं भाई, सही है या नहीं है? अरे ठीक है, ये देखो ये करंट फ्लो हुआ यहां से, अल्टीमेटली करंट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, वापस आ गया, क्लोज हो गया ना सर्किट। ये सीरीज कनेक्शन है क्योंकि सेम करंट दोनों सेल में फ्लो होगी, पैरेलल नहीं है। हो सके कुछ लोगों को पैरेलल दिख रहा होगा, ये सीरीज कनेक्शन है। सेम करंट सेम टाइम के लिए फ्लो हो रही है, अल्टीमेटली यू कैन सी कि सेम चार्ज दोनों सेल में फ्लो हो रहा है। सो अब फैराडे साहब का सेकंड लॉ जिंदाबाद है। क्या सेकंड लॉ कहता है बेटा? कि दोनों सेल में जो भी सब्सटेंसेस के मासेस बन रहे हैं, चाहे सोडियम की बात कर रहे हो आप या यहां पर आयरन की बात कर रहे हो, दोनों सेल्स में जो भी सब्सटेंसेस के मासेस बन रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस ले लो, इवन क्लोरीन भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सोडियम और आयरन को कंपेयर कर रहा हूं। सो इनके जो मासेस होते हैं वो इनके इक्विवेलेंट मासेस के प्रोपोर्शनल होते हैं, इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होते हैं। मास ऑफ सब्सटेंसेस डिपोजिटेड और लिबरेटेड, दीज आर प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास, या जिसको इक्विवेलेंट वेट कहते हो, एक ही बात है। दिस इज जैसे मास ऑफ सोडियम कितना होगा? मास ऑफ सोडियम प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंस वेट ऑफ सोडियम। मास ऑफ आयरन प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन। ये दोनों सेल की बात हो गई। ये फर्स्ट सेल में बन रहा है, ये सेकंड सेल में बन रहा है। अब दोनों का जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये z नहीं है बेटा, z तो था मास प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये मास प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास है। यहां पर जो भी कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं, फैराडे साहब ने बताई भी नहीं है। उन्होंने क्या बताया? दो को कंपेयर करना बताया, ये दो से ज्यादा सेल्स को कंपेयर करना बताया यहां पर।
अब इन दोनों का डिवीजन कर दो, डिवाइड कर दो। सपोज मैं सोडियम वाली इक्वेशन को आयरन इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं। सो इतना पता है बेटा कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो दोनों का इक्वल होगा, बिकॉज वो जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो इस पर डिपेंड करता है, इस पर, यानी किस पर डिपेंड करता है, करंट इनटू टाइम, मींस चार्ज पर डिपेंड करता है। और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों में सेम चार्ज फ्लो रहा है, अल्टीमेटली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दोनों का सेम होगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली यहां से फॉर्मूला बन के आ जाएगा बेटा, मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ आयरन, इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस वेट ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन। ये एक रेशियो फॉर्मूला है, कंपैरिजन फॉर्मूला है, मास प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास, या मासेस का जो रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो के प्रोपोर्शनल में होगा। यानी जो भी सब्सटेंसेस इन दोनों सेल में बन रहे हैं, चाहे सोडियम बन रहा हो, चाहे क्लोरीन बन रहा हो, चाहे आयरन बन रहा हो, चाहे यहां का क्लोरीन बन रहा हो, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस के जो मास होंगे बेटा, ये इनके इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल में होंगे। So this is the statement or this is the equation on the basis of second law of Faraday. ठीक है, अब इन दोनों इंपॉर्टेंट लॉ को कंबाइन करके हम कैलकुलेशन की बात करेंगे। एज आई सेड बेटा कि इंडिविजुअल लॉ को लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे एक थर्ड मेथड से आपको कैलकुलेशन का तरीका बताने जा रहा हूं। देखो क्या कैलकुलेशन का तरीका होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जाने से पहले बेटा एक छोटा सा कैलकुलेशन बता रहा हूं, एक बहुत छोटा सा कैलकुलेशन, दैट इज चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होंगे तो अल्टीमेटली कितना चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि उसका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो डायरेक्ट उसका वैल्यू निकाल लेते हैं कितना होता है, एक बार वैल्यू निकालिए, डायरेक्टली क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर लेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। Calculation of charge on 1 mole electron. 1 mole electron. देखो, I am saying charge on 1 mole electron. कितना चार्ज होगा भाई बताओ, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसी सेल में, किसी सर्किट में अगर फ्लो होते हैं तो कितना चार्ज फ्लो होगा। यू नो चार्ज इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे, चार्ज निकालना है, करंट इनटू टाइम। यार करंट की बात थोड़ी ना हो रही, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात हो रही है, सिंपल डायरेक्ट। सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, और इस चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। सो अल्टीमेटली आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल के आ जाएगा। ये क्यू और प्रीवियस क्यू में कंफ्यूज मत, मैं चलो इसको चार्ज ही लिख देता हूं सिंपल। सो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मोल के अंदर बताओ भाई, 1 मोल के इलेक्ट्रॉन, अरे एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रो साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। So this is 6.02 into 10 to the power 23। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका काम है, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं, ये अप्रोक्सीमेट देखो कितना आएगा, होल नंबर में राउंड फिगर में लिख रहा हूं बेटा, ये अप्रोक्सीमेट आता है 96500 कूलम। अरे चार्ज कूलम में तो होगा, 96500 कूलम। यानी अगर किसी सेल से, किसी सर्किट से बेटा, या किसी भी इलेक्ट्रोड से 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, फ्लो होते हैं, सो यू कैन से कि 96500 कूलम चार्ज फ्लो होता है। अब देखो ये चार्ज भी जो है फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किसने किया, फैराडे साहब ने कैलकुलेट करके बताया। अब आप सोचोगे कैलकुलेशन तो इजी है, बट ठीक है, उन्होंने कैलकुलेट करके इसका कुछ यूज बताया होगा, पर्पस बताया होगा। सो उनकी इज्जत में बेटा इस चार्ज को 1 फैराडे कहा जाता है, 1 फैराडे। जैसे फोर्स न्यूटन में रिप्रेजेंट करता है, ऐसे यहां पर ये चार्ज जो बेटा फैराडे में रिप्रेजेंट होता है। सो 1 फैराडे चार्ज का मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या 96500 कूलम चार्ज। अब किसी सर्किट से, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से सपोज 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो सिंपल इसको इंटू 3 कर देना, 3 फैराडे हो जाएगा।
10 मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 10 फैराडे मींस इनटू 10 कर देना है सिंपल। डायरेक्ट यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे बताता हूं अभी जो है। सो लेट्स सी बेटा अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट। हमने फैराडेज लॉ समझ लिया, एक छोटा सा कैलकुलेशन समझ लिया। अब बात करेंगे कि कोई भी चीज अगर बनती है एनोड या कैथोड पे तो कैसे कैलकुलेट की जाती है, अप्लाई कैसे किया जाएगा इन सब चीजों को। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ amount of substances formed at respective electrode। देखो कैसे निकालते हैं, सिंपल से एक क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, सारा न्यूमेरिकल डिस्कस यहां नहीं हो सकता। मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल से डिस्कस करता हूं। आपको बताया पुराने जितने 15-20 साल के आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं या नीट में बहुत अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में डिस्कस करता हूं बेटा। और मेरी रेगुलर क्लासेस एकदम फ्री हैं, फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पे स्टार्ट होने वाली है। आप सब उनको ज्वाइन कर लीजिए बेटा, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, कोई चार्ज आपको नहीं देना, उसमें सारा डिस्कशन होगा। हाँ लेकिन एक बात बता दूं बेटा, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल बेसिक से लेकर बहुत टॉप लेवल तक का है, मैं मिड लेवल पर नहीं रुकता हूं। तो जिनको सिंपल स्टडी करना है बेटा वो मेरी क्लासेस में ना आए। हाँ जिनका मकसद है आईआईटी में या एनआईटी में या किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना, किसी टॉप रैंक तो लेके आना बेटा, तो वो मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो देखो यहां पर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म कैसे निकालेंगे, इसका एक क्वेश्चन लेके चलता हूं बेटा मैं। क्वेश्चन का टाइप कुछ ऐसा है कि सपोज एक सोल्यूशन दिया हुआ है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अज्यूम कर लेते हैं, एंड शॉर्ट में ऐसे बता रहा हूं, क्वेश्चन का पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं बेटा। इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, सपोज करंट का कुछ वैल्यू दिया हुआ 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, टाइम भी दिया हुआ है। सो कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, सपोज ये आपका 100 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है, सपोज ऐसे कुछ भी क्वेश्चन है हमारे पास, 100 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है। और उसने पूछा कि कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर फॉर्म्ड, कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर फॉर्म्ड या मोल ऑफ कॉपर फॉर्म्ड। सो ये मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मास ऑफ कॉपर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। चार्ज का वैल्यू दिया, अरे करंट इनटू टाइम में से चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। सो कैसे करेंगे, देखो इसकी बेटा दो मेथड है, मैं सिर्फ एक मेथड यहां पर डिस्कस करूंगा, दूसरी मेथड क्लासेस में डिस्कस करूंगा। सो मैं मेथड नंबर 1 लेके चलता हूं। मेथड नंबर 1, दिस मेथड इज मोल मेथड। मोल मेथड यानी क्वेश्चन को मोल से सॉल्व करना सीखते हैं। दूसरा मेथड है इक्विवेलेंट मेथड। अरे सारी रिएक्शंस को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं ना, मोल मेथड, इक्विवेलेंट मेथड, मोल मेथड, इक्विवेलेंट मेथड। एक पीओएसी भी होता है, उससे भी कर सकते हो। मोल और पीओसी लमसम एक ही है, अल्टीमेटली दोनों जगह मोल मोल लेते हुए चलना है। सो मोल मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, देखो क्या करना है बेटा, इसका स्टेप नंबर 1 क्या करना है, सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है इसमें। आप सबसे पहले ये देखो आपको किसकी फॉर्मेशन करनी है, कॉपर की फॉर्मेशन करनी है। सो जिसकी फॉर्मेशन करनी है बेटा उसकी फॉर्मेशन की हाफ इक्वेशन लिख लो। अरे हाफ इक्वेशन, एनोड की इक्वेशन हाफ सेल इक्वेशन, कैथोड की इक्वेशन हाफ सेल इक्वेशन। एनोड कैथोड को कंबाइन कर दोगे बेटा तो कंप्लीट सेल इक्वेशन या कंप्लीट सेल रिएक्शन बन जाता है। पूरे सेल की रिएक्शन नहीं बनानी, वो रिडॉक्स में पढ़ा होगा, वो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हाफ इक्वेशन से मतलब है, सिर्फ कॉपर की फॉर्मेशन से मतलब है। पूरा क्या हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस, कुछ लेना देना नहीं है। सो कॉपर कैसे बन रहा होगा, इसका अंदर जो कॉपर आयन पड़ा हुआ है यहां पर Cu डबल पॉजिटिव फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसके डिस्चार्जिंग से ये कॉपर की फॉर्मेशन हो रही है। ये तो हो रहा है इसके रिडक्शन या डिस्चार्जिंग से। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर बेटा, कॉपर आयन क्या डिस्चार्जिंग का मतलब है इसने कैथोड पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया होगा और कॉपर की फॉर्मेशन हो रही है। यानी कुछ दिमाग मत लगाओ, सिंपल ये देखो किसकी फॉर्मेशन की बात कर रहा है, किसको कैलकुलेट करने की बात कर रहा है।
बस सीधे उसको टारगेट करो मेन कंपाउंड के अंदर, मेन कंपाउंड में सिर्फ वैलेंसी चेक करो, उसके डिस्चार्जिंग का प्रोसेस लिख दो बस। अब देखो इस इक्वेशन के थ्रू, ये इक्वेशन प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बेटा, बहुत इजी होता है बैलेंस करना, कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। इस इक्वेशन में चेक करो, देखो 1 मोल कॉपर आयन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 मोल, 1 मोल कॉपर की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहां पर? ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। अरे ये सब चीजें मोल 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 होती है, जो बैलेंसिंग मोल्स है जिनको आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पे बोलते हो बेटा, ये मोल्स होते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि 1 कॉपर आयन और 2 इलेक्ट्रॉन या 1 कॉपर, ठीक है वो रेशियो भी करेक्ट है, बट बेटर वे क्या है कि 1 मोल कॉपर आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से इट इज मेकिंग 1 मोल कॉपर। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें कॉपर को टारगेट करना है, क्योंकि कॉपर का मास निकालना है, तो कॉपर आयन को टारगेट मत करो। और दूसरी बात, क्योंकि चार्ज दिया है तो इस इक्वेशन में चार्ज को टारगेट करो। देखो ये रहा चार्ज और ये रहा कॉपर, इन दोनों को टारगेट करना है। अब दोनों जो टारगेटिंग थिंग्स है बेटा, इनको कनेक्ट करा लो। देखो ये कनेक्शन बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है, यहां से रिलेशन चेक करो। व्हाट इज द रिलेशन? इफ 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोन इनटू द सेल, अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलोगे? देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से, आप पूरा स्टेटमेंट लिखना है, इफ 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोन, सो कितना कॉपर प्रिपेयर हो रहा है यहां पर? इट इज मेकिंग 1 मोल कॉपर। 1 मोल कॉपर की फॉर्मेशन होती है, यही तो है ना कनेक्शन रिलेशन यहां पर बेटा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन को आप 2 फेराडे भी बोल सकते हो, अभी तो बताया था बेटा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फेराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फेराडे। सो आप ऐसे भी कह सकते हो 2 फेराडे के फ्लो होने से 1 मोल कॉपर फॉर्म हो रहा है। और अरे फेराडे का वैल्यू रख दो 96500 कूलम, जो कैलकुलेट किया था। सो यू कैन से कि 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज के फ्लो होने से 1 मोल कॉपर बनता है, ठीक है ना। ये कनेक्शन आ गया। तो ये सब फालतू चीजें क्यों देखनी, डायरेक्ट इस पे जाओ ना सीधे, 2 इंटू इतने के फ्लो होने से इतना मोल कॉपर बनता है। अच्छा आपको मास निकालना, तो इस मोल को भी मास में कन्वर्ट कर दो। देखो यहां लिखता हूं बेटा, मोल को भी मैं मास में कन्वर्ट कर देता हूं, इस मोल को। 1 मोल कॉपर का मास कितना होगा? अरे एटॉमिक मास के इक्वल कितना होता है कॉपर का एटॉमिक मास? 63.5 ग्राम। सो इतना कूलम से बेटा 63.5 ग्राम कॉपर बन रहा है। देखो यहां लिखता हूं, 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज के फ्लो होने से कितना कॉपर बन रहा है? शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर, इट इज 63.5 ग्राम कॉपर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक लिखा है मैंने? अरे यही तो लिखा, कुछ भी नहीं किया तो अभी तो मैंने। अब हो गया क्वेश्चन, अरे हो गया। अब देखो सिंपल, यहां पर कितना चार्ज दिया था क्वेश्चन में, कितना गिवन चार्ज था, गिवन चार्ज, गिवन चार्ज कितना है? दिस इज आई इंटू टी, आई इंटू टी कर लो यहां पर, I इंटू टी मीन्स 50 इंटू 100 फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। अदरवाइज जितना भी दिया होगा बेटा, 100 जितना भी दिया होगा उतना देख लेना यहां पर। सो अल्टीमेटली जितना गिवन क्वांटिटी है, नाउ मैं सीधे यहां पर ऐसा लिख देता हूं, चार्ज गिवन, चार्ज गिवन कितना है जो मैंने यहां कैलकुलेट किया है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, वो वैल्यू यहां पर रखना है। सो अल्टीमेट इतने चार्ज के फ्लो होने से कितना ग्राम कॉपर बनेगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। बस हो गया, इतने से इतना बनता है, तो जितना चार्ज दिया उतने से कितना बनेगा। बस कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारे मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जाम्पल पूरे होने चाहिए। अब क्वेश्चंस का तो लेवल बेटा कितना भी बन सकता है जी एडवांस के अंदर, ये तो मैंने जैसे स्टार्टिंग किया है, जितना होना चाहिए उसका देखा जाए 1% बताया है। बाकी बेटा मैं यहां पर आगे नहीं कैरी कर सकता क्योंकि वीडियोस बनाने में टाइम बहुत लग जाता है बेटा, बहुत लॉन्ग वीडियोस हो जाते हैं। मैं आप सभी को बार बार कहता हूं बेटा कि जिसको कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो डाउट, या कमेंट बॉक्स में लिख दो। और अदरवाइज बेटा मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा,
उसमें सब कुछ होगा, आपको असाइनमेंट भी दूंगा, टेस्ट वगैरह भी दूंगा, सब कुछ होगा बेटा, कोई आपसे कभी चार्ज नहीं लिया जाएगा। सो अपने फ्रेंड सर्कल में सारी बातें शेयर कर लीजिए बेटा। सो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इससे आगे की बात करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।